दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए हम बात करते हैं 25 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका एमपीपीजीसीएल, बीएससीएचपीसीएल और पावर कॉर्पोरेशन में जो भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हुए हैं। ये 25 क्वेश्चन की सीरीज है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन सी है? हम बात कर रहे हैं ओवरहेड इंसुलेटर के लिए पोर्सलिन, सीमेंट, प्लास्टिक, लकड़ी। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर जो है वो आपका है पोर्सलिन। पोर्सलिन ओवरहेड इंसुलेटर के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। हेलिकल कॉइल्स का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए होता है? बड़े ट्रांसफार्मर और निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए, छोटा ट्रांसफार्मर और उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए, बड़े ट्रांसफार्मर और उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए, छोटे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। बड़े ट्रांसफार्मर और निम्न वोल्टेज के लिए हेलिकल टाइप कॉइल्स यूज किया जाता है। कौन सा टाइप? हेलिकल कॉइल्स टाइप इस्तेमाल बड़े ट्रांसफार्मर और निम्न वोल्टेज के लिए या निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता लोड पावर फैक्टर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है, लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ घटती है, लोड पावर फैक्टर से स्वतंत्र होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1 मीटर की एक रेखा को स्केल पर 1 सेंटीमीटर द्वारा दिखाया गया है, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आरएफ कितनी होगी? अब 1 मीटर की स्केल है, मान लीजिए इस पे हमें 1 सेंटीमीटर व्यक्त करना है, तो इसको लिखेंगे 1/100, 1/100 मीटर। क्लियर। 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर पे जो रिप्रेजेंट करेगा वो 1/100 पर रिप्रेजेंट करेगा। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिगर साइज मुख्य रूप से किस पर निर्भर या किस पर आधारित होता है? ये जो फिगर बनाई जाती है इसकी जो साइज है वो किसके आधार पर आधारित होती है या किसके आधार पर इसकी डिजाइन की जाती है? वितरण ट्रांसफार्मर की आवृत्ति पर, लोड करंट पर, सिस्टम की आवृत्ति पर, सिस्टम वोल्टेज पर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। लोड करंट पर। किस पे डिजाइन की जाती है? लोड करंट पर। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंडक्शन मोटर की परिचालन गति लोड की वृद्धि के साथ स्थिर बनी रहती है, लोड की वृद्धि के साथ बहुत अधिक हो जाती है, लोड की वृद्धि के साथ बहुत कम हो जाती है, लोड की वृद्धि के साथ थोड़ी कम हो जाती है। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। लोड की वृद्धि के साथ थोड़ी कम हो जाती है। और यह जो जिम्मेदार है ये जिम्मेदार है स्लिप। स्लिप की वजह से ही लोड बढ़ने से इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो स्लिप होता है वो यस बराबर होता है NS माइनस NR। क्लियर। तो लोड बढ़ने से जो स्पीड में थोड़ी कमी आती है या स्लिप ही जिम्मेदार है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को यहां पर रखा गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन किस माध्यम में होता है? अब हम बात कर रहे हैं एयर की, ध्यान दीजिएगा। एयर सर्किट ब्रेकर में तो सर्किट का जो निर्माण होगा और विच्छेदन होगा किस माध्यम में होगा? तेल, गैस,
निर्वात, हवा। तो यहाँ पे एयर सर्किट की बात ही कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन यहाँ पे अगर तेल की बात करें तो ये OCB बोला जाएगा, यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर। गैस की बात करें तो ये SF6 होगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, क्विंचिंग का काम करेगा। निर्वात की बात करें तो BCB सर्किट ब्रेकर होगा, और हवा की बात करें तो एयर सर्किट ब्रेकर होगा। क्योंकि यह जिस माध्यम में उस सर्किट को जोड़ना और तोड़ना प्रयोग किया जाता है, उसी माध्यम के आधार पे सर्किट ब्रेकर का नाम दिया जाता है। तो एयर सर्किट ब्रेकर तो एयर करेगा, ऑयल सर्किट ब्रेकर तो तेल करेगा, गैस के लिए SF6, निर्वात के लिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। 4 पोल 3 फेस 50 जेट इंडक्शन मोटर 1455 RPM की गति से चलती है। इस स्थिति में घूर्णक में प्रेरित EMF की आवृत्ति क्या होगी, यानी कि FR बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब हम जानते हैं कि P का मान यदि 4 है और F का मान 50 है, तो इस समय जो सिंक्रोनस स्पीड आएगा वो आएगा 1500 RPM। क्लियर। अब 1500 RPM होना चाहिए, लेकिन ये कितना चल रहा है 1455, तो यहाँ पे जो स्लिप आ गया वो आ गया 45। तो स्लिप जो आ गया वो आ गया 45 बटा 1500 गुणे 100। तो ये 20 15 तिया 45, यानी कि 3% आपका आ गया स्लिप। अब FR निकालने के लिए एक फार्मूला होता है S इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे S का मान है 3/100, 3% गुणे 50। तो 50 दूना 100, 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 1.5 PHZ। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इस तरीके से क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में सही नहीं कर सकते। जितना ज्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ज्यादा कंफर्मेशन होगा, उतना ज्यादा या उतना कम टाइम में सही आंसर आपको मिलेगा। तो आप करिए प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने पे इस तरीके से क्वेश्चन आपके सॉल्व जल्दी हो जाएंगे, अन्यथा टाइम बहुत लगेंगे जिससे आपका सिलेक्शन होने में असुविधा होगी। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आप लोग करें, ये MTC का सलाह है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक घर में 16 लाइटें 8 पंखे का लोड है। भारतीय मानक संख्या के अनुसार दिए गए लोड के लिए आवश्यक सब सर्किट की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब हम जानते हैं यदि अगर लाइट फैन की बात करें तो इसमें आपको 800 वाट या 10 पॉइंट यही लगा सकते हैं भारतीय मानक के अनुसार। तो यहाँ पे 16 लाइटें 8 पंखे, तो 16 लाइट प्लस 8 पंखे कितना हो गया 24 पॉइंट। कितना बन गया 24 पॉइंट। और एक सब सर्किट में 10 पॉइंट, तो यहाँ 24 पॉइंट के लिए आपको 3 सब सर्किट की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 सब सर्किट। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी क्षति एक समान बनी रहती है। वाइंडेज क्षति, फ्रिक्शन क्षति, कोर क्षति, कापर क्षति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। कोर क्षति ये जो रहता है ये सेम रहता है। क्लियर। स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में जो क्षति होगी वो समान बनी रहती है, यानी कोर क्षति। इसको बोल सकते हैं आप आयरन लॉस। क्या बोल सकते हैं आयरन लॉस। क्लियर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यह है वेरिएबल लॉस। क्या है वेरिएबल लॉस।
क्योंकि इसका जो लॉस का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर होता है, तो लोड कम ज़्यादा होने पे इसका लॉस भी कम ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको बोला गया वेरिएबल लॉस यानी कि कॉपर लॉस। और आयरन लॉस जो है वो फिक्स रहता है, नियत रहता है। क्लियर। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। यदि 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर की, जिसे 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। हम जानते हैं जो डीसी सीरीज मोटर है या एसी और डीसी दोनों से चलता है, यानी कि यूनिवर्सल मोटर कह सकते हैं, जो एसी और डीसी दोनों से चलता है। लेकिन डीसी से कैसे चलेगा और एसी से कैसा चलेगा, आइए देखते हैं। मोटर बिल्कुल नहीं चलेगा, मोटर कम दक्षता और इस स्पार्किंग के साथ चलेगा, मोटर जल जाएगा, मोटर तेजी से कंपन करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मोटर कम दक्षता और स्पार्किंग के साथ चलेगा। यानी कि जो मोटर डीसी से चलती है अगर उसको एसी दे दिया जाए तो उसकी दक्षता कम हो जाएगी और स्पार्किंग बढ़ जाएगी। क्लियर, बात समझ में आ गया। क्योंकि डीसी में या एसी में परिवर्तन करने के लिए कुछ उसमें चेंजिंग करना पड़ता है जिससे आसानी से वह मोटर चल सके। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में किस माध्यम से अंतरित होती है। यानी कि जो ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रही है उसका माध्यम क्या होगा। लीकेज करंट, चुंबकीय फ्लक्स, हवा, लीकेज फ्लक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, चुंबकीय फ्लक्स। क्योंकि कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान दीजिए, कुछ इस तरीके से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं इस तरीके से चलते रहते हैं, तो जो कुंडली को काटेंगे और ईएमएफ जनरेट होगा। क्लियर। तो यह चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में होती है 4 वाइंडिंग, 1 वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होगा उसमें होगी 1 वाइंडिंग, क्योंकि इसके कुछ वाइंडिंग को प्राइमरी और कुछ वाइंडिंग को सेकेंडरी मान लिया जाता है। मान लिया कुछ इस तरीके से मान लिया जाए, पूरे वाइंडिंग को प्राइमरी मान लिया गया और उसके कुछ वाइंडिंग को सेकेंडरी मान लिया गया। तो इस तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग यूज होती है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। विद्युत उत्पादन संयंत्र में बिजली हमेशा इस पर उत्पन्न होती है। नियत आवृत्ति और स्थिर करंट, नियत आवृत्ति और परिवर्ती वोल्टेज, नियत आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज, परिवर्ती आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नियत आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट और वोल्टेज भी स्थिर होगा, क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर। इसी पे बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। सिंक्रोनस गति के लगभग 75% गति से अपकेंद्रीय स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लाइन सप्लाई से अलग कर देता है और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर निम्न में से किस पर चलती है। रनिंग वाइंडिंग पर, कंपनसेटिंग वाइंडिंग पर, फील्ड वाइंडिंग पर, रोटर वाइंडिंग पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रनिंग वाइंडिंग पर। क्योंकि इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, ये देखिए, ये आपका रनिंग वाइंडिंग है, ये आप देंगे यहाँ से सप्लाई और ये होगा आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग और यहाँ लगा होगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इस तरीके से आपका होगा। क्लियर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जैसे ही आप खुला तो ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये रनिंग वाइंडिंग पे ये मोटर चलती रहेगी। और ये डिस्कनेक्ट होने के लिए
स्पीड का 75% की स्पीड पकड़ने से सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है और मोटर रनिंग वाइंडिंग पर चलता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक फ्लोरोसेंट लैंप के केवल सिरों पर प्रदीपन होता है तो यह क्या इंगित करता है? एक दोषपूर्ण चोक, एक दोषपूर्ण चोक, एक दोषपूर्ण ट्यूब, एक शॉर्ट सर्किटेड स्टार्टर, एक दोषपूर्ण वायरिंग। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एक शॉर्ट सर्किटेड स्टार्टर। जो इसका आपका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये स्टार्टर होगा, यही दोषपूर्ण होगा और यहाँ पे चोक है आपका और यहाँ से सप्लाई दी जाएगी। ये आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब का कनेक्शन। क्लियर। तो यदि इसके केवल सिरों पर ही जलता है, यदि केवल सिरों पर ही जलता है तो ये दोषपूर्ण स्टार्टर है, इसलिए ऐसा होता है। यह शॉर्ट सर्किट स्टार्टर है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करना है? यदि ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जा रहा है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नो लोड करंट, एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट है तो आपका कॉपर लॉस होगा। तो कॉपर लॉस पता करने के लिए ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। क्लियर। अब हम बात करें नो लोड टेस्ट, जो ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट, ध्यान दीजिएगा, ओपन सर्किट जो टेस्ट किया जाता है ये नो लोड करंट के लिए, इसके लिए आपको हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस दोनों मिलता है ओपन सर्किट टेस्ट करने से। क्लियर। इसको नो लोड करंट टेस्ट भी बोलते हैं। इसे आपको एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस बोल सकते हैं। ये आयरन लॉस को पता करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, कॉपर लॉस जानने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, भिनभिनाहट यानी कि हमिंग की आवाज करता है, इसका क्या कारण है? ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, कोर का कंपन, कोर की अनुचित स्कैटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कोर का कंपन, इसी के कारण यह हमिंग का आवाज करता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। 220 वोल्ट एसी सप्लाई के 1 टन एयर कंडीशनर की सामान्य अनुमानित रेटिंग क्या है? 1600 वाट, 2400 वाट, 600 मिलीवाट, 2000 मेगावाट। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1600 मेगावाट। यानी कि जो हम एसी खरीद के ले जाते हैं, अगर 1 टन की है, ध्यान दीजिएगा, 1 टन की एसी है तो ये होगा 1.6 किलोवाट। क्लियर। कितना होगा? 1.6 किलोवाट की। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच यानी कि TOLR, थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ओवरलोडिंग, यानी कि थर्मल ओवरलोड रिले। इसका जो पूरा नाम है थर्मल ओवरलोड रिले। तो थर्मल प्रोटेक्शन स्विच जो है वो ओवरलोडिंग के लिए विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट का लोड अधिक नहीं होना चाहिए। 800 वाट, 1400 वाट, 1200 वाट, 1000 वाट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, 800 वाट आपका लाइट फैन के लिए है, जबकि पावर के लिए जो होगा वो होगा 3000 वाट। पावर के लिए 3000 वाट, जबकि लाइट फैन के लिए 800 वाट। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक उच्च दबाव मरकरी वेपर लैंप यानी कि HPMBL हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की प्रदीपन दक्षता कितनी होती है? 70 से 90 ल्यूमन प्रति वाट, 44 से 57 ल्यूमन प्रति वाट, 10 से 20 ल्यूमन प्रति वाट, 25 से 30 ल्यूमन प्रति वाट। तो यह ऑप्शन नंबर बी सही है, 44 से 57 ल्यूमन प्रति वाट।
क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर की मुख्य भूमिका क्या है? थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर की मुख्य भूमिका क्या है? अतितापन करने में सहायता, पानी को ठंडा करने में सहायता, फ्लू गैसों में गर्मी निकलना और बॉयलर फीड को प्रीहीट करना, कोयले के दहन करने में सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्लू गैसों में गर्मी निकलना और बॉयलर फीड को प्रीहीट करना, ये इकोनोमाइजर का मुख्य भूमिका होता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में किस सर्किट ब्रेकर को शोर परेशानी का संभावित स्रोत माना गया है? AVCB, SF6, OCB, BCB। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, AVCB। इसका पूरा नाम है एयर ब्लास्ट सर्किट, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये यूज होता है आपका रेलवे में। जब भी देखिए रेलवे की लाइन लगती है तो बहुत तेज आवाज़ होता है, उसी को ABCB बोलते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। SF6 गैस वाला है, OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर, BCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर गलत हो जाता है। परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है? क्यूरी, MeV, MW, KW। तो मिले इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। परमाणु ऊर्जा की जो विद्युत इकाई है वो है MeV। क्या है? MeV। अगर दोस्तों इस तरीके से आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।